हाँ? अरे 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 मैं अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम मेरे भाई हो केशव। भाई? अरे कौन? किसका भाई? किसका भाई? जिससे उसी समय लता बेहोश हो जाती है। पर जब केशव उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि लता की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, यदि मुझे आपके दरबार में न्याय नहीं मिला तो मैं आपके परिवार का विनाश कर दूंगी। मुझे न्याय चाहिए। राजा डर जाता है। तालपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। बूढ़ी मां शांति और उसके 2 बेटे, जिसमें से बड़ा बेटा रतन खेत में काम करता था और छोटा बेटा केशव व्यापार करता था। व्यापार के कारण उसका एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना लगा रहता था। इसी कारण से वो सालों तक घर वापस नहीं आता। बूढ़ी माँ की तबीयत खराब है और वो कहती है, बेटा रतन, मुझे नहीं लगता कि मैं और समय जीवित रह सकूंगी। जितनी जल्दी हो सके मुझे तेरी शादी करा देनी चाहिए। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो माँ? मैं भला तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? ये कभी सोचा है क्या? कुछ भी बोलती रहती हो। बेटा, समय बहुत बलवान है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। अब मेरे जाने का समय हो गया है, पर उससे पहले मुझे तेरी शादी करनी होगी, जिससे आने वाले भविष्य में तुझे कोई परेशानी ना हो। केशव तो मेरी एक नहीं सुनता, सालों बाद घर वापस आता है। उसे तो अपनी बूढ़ी माँ का कोई ख्याल ही नहीं है। अरे ऐसा ना कहा करो माँ, वो अभी छोटा है और व्यापार के कारण घर नहीं आ सकता। बस ऐसा फालतू की बातें मत सोचा करो आप। कम से कम अपनी बूढ़ी माँ से एक बार मिलने तो आता। उसका काम अपनी माँ से भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्या? जो भी हो, मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है, जल्दी ही तेरी शादी करवा देती हूँ। कुछ दिनों में रतन की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी लता अपनी बूढ़ी सास का बहुत ध्यान रखती है। पर समय की चोट के कारण बूढ़ी मां शांति गुजर जाती है और दोनों पति पत्नी रतन और लता दुखी हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है और घर में एक नन्ही कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम लता रखती है शिवानी। धीरे धीरे शिवानी बड़ी हो जाती है और घर की रौनक बन जाती है। शिवानी अब 10 साल की हो चुकी है और घर में अपनी मां लता की काम में सहायता करती है। इसी बीच केशव फूलते भटकते अपने घर कई सालों बाद वापस आता है और कहता है, अरे भैया, अरे ओ भैया, अरे भैया, अरे ओ भैया, अरे भैया, भैया मैं आ गया। और भैया, माँ कहाँ है? हाँ माँ, भाई केशव, दरअसल बात यह है कि माँ को गुजरे हुए 10 साल बीत गए हैं। क्या 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 माँ नहीं रही? अरे ये क्या हो गया भैया? अरे माँ को गुजरे हुए इतना समय हो गया और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे भाई, अब काम के सिलसिले में तुम कब कहां चले जाते हो इसका किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब भला मैं तुम्हें बताता भी तो कैसे बताता, बताओ। क्या भैया एक बात बताओ, क्या आखिरी समय में माँ ने मुझे
मुझे याद भी नहीं किया। हाँ, सही बताऊं तो मेरे भाई, माँ ने तुम्हें बहुत याद किया। दिन रात सोचती थी कि तुम कब आओगे, तुम अब आओगे, पर तुम नहीं आए, और इसी दुख में माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। अरे 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 मैं कितना निर्लज्ज बेशरम बेटा हूँ जिसने अपनी माँ को इतने दुख दिए। क्या बताऊं भैया, मुझे इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है कि मैं क्या बोलूं मैं। हाँ, कोई बात नहीं छोटे भाई, कोई बात नहीं। ये समय की मार थी जो तुम्हें खानी पड़ी। अब तुम आ ही गए हो तो एक काम करो, थोड़े दिन रुक कर ही जाना, ठीक है ना? हाँ जी भैया, अब मैं अभी कुछ समय तक रुक कर ही जाऊंगा। इतने में वहां शिवानी आती है और कहती है, अरे पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारे चाचा हैं, बहुत दूर से आए हैं, है ना? मिलो इनसे, मिलो। चाचा, पर मैंने तो इन्हें कभी पहले नहीं देखा। हाँ, ये काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे, इसलिए बेटा तुमने इन्हें कभी देखा नहीं। अरे भैया, आपकी बेटी भी है? अरे, आपकी शादी हो गई और मुझे खबर तक नहीं है? अब छोटे भाई क्या कहूँ, माँ की इच्छा थी कि उनके जाने से पहले मैं शादी कर लूं, जिससे भविष्य में परेशानी ना हो। माँ तुम्हारी भी शादी करना चाहती थी, पर अब दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। अरे अरे अरे, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूँ जिसने अपनी माँ को इतने दुख दिए। तभी वहां लता आती है और कहती है, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। तभी केशव लता की ओर देखता है तो देखता ही रह जाता है, और दूसरी ओर लता भी केशव को देखती ही रह जाती है, मानो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। केशव, ये तुम्हारी भाभी है। माँ के जाने के बाद इसने ही घर का ध्यान रखा है। भाभी? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। केशव लता से बात करने में अटक रहा था, वहीं लता भी उससे नजरें मिलाना नहीं चाह रही थी। माँ, जल्दी खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। लता जल्दी ही खाना सबको खाने के लिए देती है, पर केशव लता को देखता ही रह गया था, मानो वो उसे बहुत पहले से जानता हो। खाना खाने के बाद केशव लता के कमरे में जाकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ये तुम क्या कह रहे हो? जो मुझे छोड़कर चला गया था और कई सालों तक मिलने तक नहीं आया। अरे जाओ, तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, बात करती हो। जो इंसान अपने काम के आगे अपनी माँ को भी भूल जाए, कई सालों तक अपनी माँ से मिलने तक ना आए, वो कभी किसी के प्रेम के लायक नहीं। अरे, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुम मेरे लिए कुछ समय तक इंतजार भी ना कर सकी, हैं? कुछ समय? 11 साल, इसका मतलब भी समझते हो? अरे, तो मैं काम के कारण नहीं आ सका, पर तुम तो मेरा इंतजार भी ना कर सकी, बात करती हो। मैंने बहुत इंतजार किया, पर तुम नहीं आए। अरे, जो इंसान अपनी माँ का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ गई, नहीं तो मैं भी माँ की तरह अब तक तुम्हारे इंतजार में मर चुकी होती। अरे, तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज। और तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, ठेस। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भी पुरानी बातों को बस याद समझकर भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मेरा एक खुशहाल परिवार है, और मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे परिवार में कलेश का कारण बनो। मैं कभी नहीं भूलूंगा।
मैं नहीं भूलूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। इसके बाद गुस्से में केशव वहां से चला जाता है और लता दुखी होकर बैठ जाती है और कहती है, ये मैं किस संकट में पड़ गई। माँ, ये आपने क्या किया? जिससे मैं कभी प्रेम करती थी वही मेरा देवर बन गया, जिसने मुझे धोखा दिया, जो मुझे झूठे सपने दिखाकर कभी मिलने तक नहीं आया। आज वो मेरा देवर है। ये किस संकट में डाल दिया। दूसरी ओर केशव ताल के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था। मेरी प्रेमिका केवल मेरी है, मेरी। मैं उसे किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। इसके बाद केशव रतन को अपने रास्ते से हटाने के तरीके ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर ताल पर जाती है और उसे याद आता है कि रतन को ताल से डर लगता है, क्योंकि वो एक बार बचपन में ताल में गिर गया था। वो पानी में तैर नहीं सकता, इसलिए उसे ताल से डर लगता है। अब केशव को पता चल गया था कि क्या करना है। भैया, मैं इतने समय के बाद आया हूँ, मुझे अपना गांव तो दिखा दीजिए। अपने खेत, जंगल, इन सब के बारे में मैं जानकारी पाना चाहता हूँ। तो भैया, क्या आप मुझे गांव की सैर करवाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हम पूरा गांव घूमने चलेंगे। ठीक है भाई, चलो आओ चलते हैं। ऐसा कहकर रतन और केशव दोनों सैर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो दोनों ताल के किनारे पहुंच जाते हैं। तब केशव कहता है, भैया, क्या आपको इस ताल के बारे में कुछ याद है? हाँ, इसके बारे में भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। सब याद है। अरे बचपन में मैं इसमें गिर गया था, पर तैर नहीं पाता था, जिससे मैं डूब गया था। हाँ, पर माँ ने मुझे बचा लिया था। अरे वाह 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 भैया, आपको तो सब याद है। हाँ, याद क्यों नहीं होगा रे। आज भी मुझे तैरना नहीं आता, और इसीलिए मुझे आज भी, सही बताऊं तो, इस ताल से बहुत डर लगता है। हाँ। सच में आपको डर लगता है भैया? हाँ, मुझे तो आज भी इस ताल से डर लगता है। हाँ, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद केशव हंसकर रतन को ताल में धक्का दे देता है, जिससे रतन ताल में गिर जाता है। अरे मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे मुझे बचाओ केशव! अरे मैं तैर नहीं सकता केशव, मैं तैर नहीं सकता। मुझे बचाओ। हाँ, मैं बचाता हूँ आपको। रुक जाओ, मैं आपको बचाता हूँ। केशव वहीं खड़ा हुआ दूर से अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाकर कहता है, अरे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अरे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। अब लगता है कि आपको डूब कर मरना ही पड़ेगा। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम मेरे भाई हो केशव। भाई? अरे कौन? किसका भाई? अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो केशव? अरे मैं डूब जाऊंगा। बचाओ। लेकिन केशव, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
अरे तुमने ही तो मेरा सब कुछ छीन लिया। लता से मैं बहुत सालों से प्यार करता था। जितने समय में मैं व्यापार में व्यस्त था, तुमने मेरी प्रेमिका से ही शादी कर ली। जो मेरी प्रेमिका थी उसे मेरी भाभी बना डाला। ये सब इसी का नतीजा है, समझे? क्या? अरे क्या तुम लता से प्रेम करते थे? अगर तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता तो मैं लता से कभी शादी नहीं करता। पर अब तो तुम लता से शादी कर चुके हो ना, इसीलिए लता मुझे अपना नहीं रही है। लेकिन अब तो मैंने तुम्हें रास्ते से हटा दिया। अब लता को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके बाद रतन डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। केशव घर जाकर सबको ये बताता है कि ताल में रतन नहा रहा था, तभी वो डूब गया। इसके बाद लता और शिवानी बहुत रोते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी के सिर से उसके पिता का साया ही हट गया। अब क्या होगा? माँ, पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटी, अब वो कभी नहीं आएंगे। ऐसा कहकर दोनों बहुत रोती हैं। तभी केशव कहता है, अरे 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 अरे, ऐसा ना कहो। शिवानी की परवरिश मैं करूंगा। मैं शिवानी को एक पिता की तरह प्यार करूंगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? इसके बाद सभी रतन का अंतिम संस्कार करते हैं। केशव लता के कमरे में जाता है। लता दुखी होकर कमरे में बैठी होती है। तभी केशव कहता है, लता, देखो, अपने आप को संभालो। देखो तुमने अपना ये कैसा हाल बना रखा है, हैं? क्या करूं मैं? शिवानी के पिताजी के जाने के बाद अब उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अरे तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, मैं देख रेख करूंगा शिवानी की। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। अगर तुम ऐसे उदास बैठ जाओगी तो शिवानी की मानसिक हालत पर क्या असर होगा, ये सोचा है कभी? अरे कुछ तो सोचो अपनी बिटिया के बारे में, हैं? मैं जानती हूँ, पर मैं करूं क्या? चलो बस 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 बस, तुम चिंता ना करो। मैं शिवानी को घुमाने ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद हम आ जाएंगे, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना लता, है ना? चलो मैं जाता हूँ। इसके बाद शिवानी को लेकर केशव बाजार जाता है। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटे, हम बाजार जा रहे हैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ सामान लेने। वो थोड़ी दुखी है ना। चलो आ जाओ। क्या आप मेरे लिए भी कुछ ले लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें क्या चाहिए बेटा, बताओ। मुझे किताबें चाहिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे किताब दिला देंगे? मेरी गुड़िया किताब पढ़ना चाहती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो हम तुम्हारे लिए किताब ले लेंगे, ठीक है ना? चलो। केशव बाजार से शिवानी के लिए किताब और लता के लिए लाल साड़ी लेता है और फिर दोनों घर चले आते हैं। शिवानी अपनी किताब पढ़ने में मग्न हो जाती है और केशव लता के कमरे में जाता है और उसे लाल साड़ी देकर कहता है, अरे 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 अरे, ये क्या है, क्या है? अरे ये तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। मुझे तुम उदास अच्छी नहीं लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ जिसे तुम पहन सको। और क्या क्या है? लता लाल साड़ी को देखकर गुस्सा हो जाती है, पर तभी वो कहती है,
मेरे पति को गुजरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तुम कह रहे हो कि मैं ये लाल साड़ी पहन लूं? लोग क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे, इसके बारे में जानते हो तुम? देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये साड़ी दे रहा हूँ, समझी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा भाई मर गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? लता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं ये लाल साड़ी लेकर आया हूँ। हाँ। केशव, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात लता। देखो, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। इससे शिवानी को भी पिता की कमी महसूस नहीं होगी और हमारा प्रेम भी पूर्ण हो जाएगा। बताओ, इसमें क्या गलत है? बताओ। केशव, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओफो, अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं ना, और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाँ। देखो केशव, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ, जो भी हमारे बीच था वो सब बीत गया और अब हम दोनों अलग हैं और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस सच को स्वीकार कर लो। बस यही एक चीज है जो मैं होने नहीं दे सकता। अरे तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं वही तुम्हारे साथ करूंगा जो मैंने रतन के साथ किया है। क्या क्या किया तुमने मेरे पति के साथ? केशव एकदम खामोश रह जाता है, क्योंकि गलती से ही सही पर उसके मुंह से सच निकल गया। मैं पूछ रही हूँ कुछ, क्या किया तुमने मेरे पति के साथ? कहीं तुमने ही तो? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछ रही हूँ, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? देखो लता, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो सब कुछ गलती से हो गया है। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। क्यों मारा तुमने मेरे पति को? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उन्होंने? अरे वो तो हमेशा तुम्हारा साथ देते थे, अपने भाई से भी ज्यादा मानते थे, पर फिर भी तुमने उन्हें मार डाला। लता, देखो, जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाओ। अब हमें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। कितने बेशर्म हो तुम। मैं राजा के पास जाऊंगी और तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। अरे मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। लता तभी चिल्लाने की कोशिश करती है, पर तभी केशव उसके सर पर डंडा मारता है, जिससे उसी समय लता बेहोश हो जाती है। पर जब केशव उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि लता की मृत्यु हो चुकी है। केशव घबरा जाता है, पर तभी रात का समय होने के कारण ही केशव फायदा उठाकर रात में ही लता का दाह संस्कार कर देता है। और जब घर में आता है तो देखता है कि शिवानी सो रही है, तो वो भी सो जाता है। शिवानी बेटा, तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, ठीक है ना बेटा? ठीक है चाचा। इसके बाद शिवानी किताब पढ़ने चली जाती है और केशव चैन की सांस लेता है। रात होने पर सोते समय केशव को कुछ सुनाई देता है। अब तेरा क्या होगा केशव? केशव अचानक से उठता है और देखता है कि शिवानी अजीब तरीके से उसे घूर रही है। उसकी गर्दन टेढ़ी है और भयानक सी आवाज में बोलती है, अब तेरा क्या होगा केशव?
केशव ये सब देखकर डर जाता है और कहता है, बेटा शिवानी, तुम ठीक हो ना शिवानी? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर अब तू नहीं रहेगा। तुझे क्या लगा तू मुझे मार देगा और मैं मर जाऊंगी? इसके बाद शिवानी खतरनाक तरीके से हंसते हुए केशव की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। तभी केशव डरकर वहां से भाग जाता है और पीछे पीछे शिवानी भी अजीब तरह से चलते हुए उसके पीछे जा रही होती है। और केशव देखता है कि राजमहल आ गया है, तो वो सैनिकों से मदद मांगकर राजमहल के अंदर चला जाता है। तभी शिवानी भी राजमहल में जाती है, पर सैनिक उसे रोकते हैं। पर तभी शिवानी भारी आवाज में कहती है, तुम मुझे रोकोगे? शिवानी की भारी आवाज और उसकी टेढ़ी गर्दन को देखकर पहला सैनिक बेहोश हो जाता है, तो दूसरा सैनिक डरकर भाग जाता है। फिर शिवानी अंदर जाती है और वहां केशव राजा के सामने अपनी रक्षा की भीख मांग रहा था। तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सभी लोग और राजा शिवानी को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं। तभी राजा कहते हैं, हाँ हाँ, अब क्या 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 हुआ है तुम्हें, और ऐसा हाल क्यों बना रखा है? महाराज, इस आदमी ने मेरे पति को मार दिया, फिर मुझे भी मार दिया। उसी का बदला लेने आई हूँ, बदला लेकर जाऊंगी। महाराज, ये मेरी भतीजी है। मेरे भाई और भाभी के मरने के बाद इसकी मानसिक हालत खराब हो गई है। आज तू जितना झूठ बोल सकता है बोल, लेकिन आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। खत्म कर दूंगी मैं तुझे, तेरा जीवन नरक बना दूंगी मैं। महाराज, इसे देखिए, अरे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसे, ये पागल हो गई है। इसे कारागार में डाल दीजिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। जल्दी कीजिए महाराज, जल्दी कीजिए, ये बहुत खतरनाक हो गई है। हाँ ठीक है, इसे कारागार में डाल दो, ये हमारे राज्य के लिए खतरनाक है। ले जाओ इसे। महाराज, यदि मुझे आपके दरबार में न्याय नहीं मिला तो मैं आपके परिवार का विनाश कर दूंगी। मुझे न्याय चाहिए। राजा डर जाता है और कहता है, हाँ अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, बताओ मुझे। मैं लता हूँ, इस बच्ची की माँ, और केशव ने मेरे पति को मार दिया और फिर मुझे भी मार दिया, इसलिए मैं बदला लेने आई हूँ। बदला लेके जाऊंगी। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है महाराज, ये झूठ है। तूने मेरे पति को ताल में डुबा के मार डाला और मुझे सर पर डंडा मारकर मार डाला। हाँ, ये बच्ची जरूर सच कह रही है, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची को इतना सब कुछ कैसे पता? ये भारी आवाज जरूर लता की ही है। सैनिकों! ऐसा कहकर राजा सैनिकों को आदेश देते हैं कि केशव को कारागार में डाल दिया जाए। तभी शिवानी रोने लगती है, तो राजा कहते हैं, हाँ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आज मेरे माता पिता को न्याय मिल गया। ओ, मतलब तुम्हारे भीतर लता की आत्मा नहीं है? जी महाराज, मैं ठीक हूँ और मेरे अंदर
कोई आत्मा नहीं है। मैंने ये सब नाटक किया क्योंकि मुझे मेरे माता पिता की आत्मा की शांति के लिए न्याय चाहिए था। ओह, लेकिन बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि केशव ने ही तुम्हारे माता पिता को मारा है? क्योंकि इसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला, और तभी इसने ये भी कहा था कि इसी ने मेरे पिता को भी ताल में डुबोकर मार दिया था। पर बेटा तुम ये सब कुछ बिना नाटक के भी तो बता सकती थी ना? हाँ? अगर उसे पता चल जाता कि मुझे सच पता है तो ये मुझे भी मार देता, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। मैं एक किताब पढ़ रही थी जिसमें मैंने चंद्रमुखी की कहानी पढ़ी। उसी से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने बदला लिया। तुम सच में बहुत चतुर बच्ची हो। शाबाश बेटे, शाबाश।